1994 का साल था। 26 नवंबर थैंक्स गिविंग वीकेंड चल रहा था। हॉस्टन टेक्सास के साउथ में एक जेल है जिसका नाम है डार्लिंगटन यूनिट। ये जेल नॉर्मल नहीं थी बल्कि टेक्सास की सबसे वायलेंट और डेंजरस जेलों में से एक थी। रात के लगभग 9:15 पर जेल के अंदर एकदम से अजीब सा माहौल हो गया। अचानक पूरी जेल अंधेरे में डूब गई। सारी लाइट्स बंद हो गई, साइरन्स बजना स्टार्ट हो गए और सेल ब्लॉक्स के अंदर अलार्म की आवाज गूंजने लगी। गार्ड्स तुरंत एक्शन में आ गए। कुछ ऑफिसर्स ने राइफल निकाली, कुछ लोग टावर की तरफ दौड़े। कोई रेडियो पर चिल्ला रहा था कि पावर चली गई है, सिस्टम डाउन है। अंदर के कैदी भी चिल्लाने लग गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और धीरे धीरे पूरा सीन टोटल केओस में बदल गया। लेकिन इस अंधेरे, इस कंफ्यूजन और इस केओस के बीच 3 आदमी बिल्कुल रेडी खड़े थे। ये ब्लैकआउट उनके लिए सरप्राइज नहीं था। ये वो रात थी जिसका वो काफी महीनों से इंतजार कर रहे थे। ये 3 लोग पेट्रोल टाइम, हर गेट, हर गार्ड के रूटीन और हर छोटी से छोटी चीज का सालों से ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। उनका प्लान सिंपल था लेकिन बहुत ही डेंजरस। पहली फेंस को काटना, दूसरी फेंस पर चढ़ना और गार्ड के पूरे एरिया को घेरने से पहले 5 मील वाली सर्च पैरामीटर के बाहर निकल जाना। इन 3 में से जो आदमी सबसे ज्यादा आगे तक गया, जिसका नाम आज भी अमेरिकन प्रिजन सिस्टम में डिस्कशन का पॉइंट है, उसका नाम था डैनी वेन होप। वो सिर्फ 22 साल का था लेकिन उसे आर्म्ड रॉबरी के लिए 80 साल की सजा मिल चुकी थी। टेक्सास स्टेट ने बेसिकली डिसाइड कर लिया था कि इसकी पूरी जिंदगी रेजर वायर के पीछे ही गुजरने वाली है। लेकिन उस रात डैनी ने सिस्टम को गलत प्रूफ कर दिया। ये कहानी है कैसे एक 22 साल के कैदी ने टेक्सास की सबसे सुरक्षित जेल को तोड़ दिया और पूरे शहर में उसे ढूंढा गया। और फिर उसे जब पकड़ा गया तब उसने 23 साल एक छोटी सी सेल में अकेले बंद रहकर गुजारा। डैनी होप्स को जब साउथ टेक्सास के डार्लिंगटन यूनिट में लाया गया तब उसे ऑफिसर्स ने सीधा वार्निंग दी, ये जगह मजाक के लिए नहीं है, यहाँ गलती का मतलब है खून। डार्लिंगटन जेल में 2000 से ज्यादा कैदी थे जिनमें से बहुत सारे मर्डरर, वायलेंट क्राइम्स और लॉन्ग सेंटेंस के लिए अंदर थे। यानी ये जेल वैसे लोगों से भरी थी जिनके पास खोने को कुछ नहीं था। नए प्रिजनर्स जैसे ही अंदर आते, पुराने कैदी उनको देखते ही चिल्लाने लगते, फ्रेश मीट आ गया, वेलकम टू डार्लिंगटन। डैनी ने अपनी आंखें सीधी रखी, ना लेफ्ट देखा ना राइट। उसके पूरे बालों को काट कर उसे टकला कर दिया गया। उसको एक नंबर दे दिया गया। अब वो ना किसी का बेटा है और ना ही किसी का दोस्त। यहाँ उसका कोई नाम भी नहीं है। उसकी पहचान बस ये एक नंबर है। उसको एक सेल अलॉट की गई और धीरे धीरे उसने यहाँ के रूल्स को समझना स्टार्ट किया। किसी दूसरे कैदी को ज्यादा देर तक घूरना नहीं, जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे हाथ भी मत लगाना, लाइन तोड़ोगे तो पिटोगे, गलत लोगों से पंगा लिया तो चाकू लगेगा। जो लोग ये रूल्स नहीं समझते उनका या तो कोई टेस्ट किया जाता या सीधा उन पे अटैक हो जाता। यानी यहाँ रहना है तो समझदारी और डिसिप्लिन दोनों जरूरी थे। डैनी ने डिसाइड किया कि वो ज्यादा बोलने से, ग्रुप से पंगा लेने से, जुए से, ड्रग्स से और बाकी किसी से भी दुश्मनी लेने से बचेगा। वो ऑब्जर्वेशन करेगा और चुप रहेगा। उसको जेल के किचन में काम मिल गया। काम मुश्किल था, लंबी ड्यूटी, गर्म माहौल, भारी बर्तन, लेकिन इसके साथ एक फायदा भी था। किचन में काम करने वाले कैदी को थोड़ा मूवमेंट मिलता था और रूटीन से थोड़ी एक्स्ट्रा आजादी भी। यहीं पे उसकी मुलाकात होती है हैरी डिकर से। हैरी डेनिस से उम्र में काफी बड़ा था, बहुत ही काम सीधा, अपने काम से काम रखने वाला आदमी। हैरी ना झगड़े में पड़ता था ना ही ड्रामा करता था। वो बस चुपचाप अपने किचन का काम करता और फिर सेल में चला जाता। डैनी को ऐसे आदमी पसंद थे जिनके वर्ड्स का वेट हो। हैरी ने एक सिंपल सी एडवाइस दी, झूठ मत बोलो, किसी कैदी से चोरी मत करो और किसी के परमिशन पर अंधा ट्रस्ट मत करना। जेल जैसे एनवायरनमेंट में जहाँ सब लोग सर्वाइवल मोड पे होते हैं, ये सिंपल रूल्स भी इंसान को बचा सकते हैं। डैनी ने ये सब बात सीरियसली ली, लेकिन ये सारी प्रिकॉशंस के बाद भी डार्लिंगटन के अंदर लाइफ कांस्टेंट डेंजर में था। 1990 के बीच में डार्लिंगटन में एक बड़ा दंगा हुआ। एक दिन अचानक विंग में शोर मचता है। दूसरे मोमेंट में लोग भाग रहे थे और कुछ ही सेकंड में फ्लोर पर खून, बॉडीज और चोट दिखना शुरू हो गए। किसी को चाकू लगा तो किसी को स्टील से मारा गया, किसी का पूरा फेस खराब हो गया। कंट्रोल लेने के लिए गार्ड्स ने फोर्स यूज की, बातों से, पेपर स्प्रे से, टीयर गैस से, जो मिला उससे इनको रोकने की कोशिश की। इंजर्ड प्रिजनर्स को स्ट्रेचर पर उठाया गया। कुछ लोग वापस सेल में आ गए, कुछ हॉस्पिटल और कुछ लोग मारे गए। डैनी ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा। उस मोमेंट उसको रियलाइजेशन हुआ कि मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। अगर कल किसी गैंग ने डिसाइड किया कि मैं उनका टारगेट हूँ तो ना तो वो मुझे वार्निंग देंगे और ना ही अपील का चांस, डायरेक्ट मुझ पर अटैक कर देंगे। उस रात उसने फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर दिया। 80 साल, 50 साल, 20 साल, ये नंबर उसे कुछ नहीं
नहीं दे रहे थे, उसने एक चीज पर फोकस करना शुरू किया, मौका। अगर कभी कोई चांस मिला तो वो उस चांस को पकड़कर यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। यहीं से उसके दिमाग में एस्केप का आइडिया आ गया। डैनी ने प्लान बनाने से पहले सिस्टम को अंदर से एक्सरे की तरह देखना स्टार्ट किया। वो डेली रूटीन्स को नोट करता था। मील्स टाइम पर डोर्स कितने मिनट के लिए खुले रहते हैं, टावर गार्ड्स कितने कितने मिनट के लिए राउंड लगाते हैं, पैरामीटर पर गार्ड की शिफ्ट कब चेंज होती है, जब कभी कोई कैदी भागने की कोशिश करता है तो जेल का क्या रिएक्शन होता है, जब भी कोई एस्केप अटेम्प्ट होता है तो सायरन्स बजते हैं, सर्च टीम निकलती है, डॉग्स छोड़े जाते हैं और जेल के आसपास 5 मील का सर्च सर्कल बनाया जाता है। व्हीकल्स, टॉर्च, रेडियो और हेलीकॉप्टर की मदद से कैदियों को ढूंढा जाता है। डैनी ये सब बाहर खड़े होकर अच्छी तरह ऑब्जर्व कर रहा था। वो देखता था कि गार्ड कितना फास्ट रिएक्ट करते हैं, कहाँ से व्हीकल्स आती हैं, कितना एरिया कितने टाइम में कवर होता है। जितने भी फेल एस्केप हुए सबसे वो फ्री में ट्रेनिंग ले रहा था। उसने अपने लिए एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया, अगर मैं कभी फेंस के पास गया तो मुझे 30 मिनट के अंदर 5 मील पैरामीटर के बाहर निकलना ही होगा। अगर मैं 30 मिनट में बाहर नहीं जा पाया तो पक्का पकड़ा जाऊंगा। इस 30 मिनट 5 मील रूल के लिए उसने फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट की। यार्ड टाइम में वो नॉर्मल जैसे वॉक नहीं करता था, बल्कि उसने हर यार्ड सेशन को रनिंग टेस्ट बना दिया। वो रोज 5 मील रन करने की प्रैक्टिस करता, अपनी स्टेमिना, स्पीड और ब्रीदिंग को वापस बिल्ड करता। लेकिन साल दर साल जेल ने उसकी बॉडी को स्लो कर दिया था, इसीलिए उसको दोबारा अपने आप को फोर्स करके स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ रहा था। थोड़े टाइम बाद 5 मील रन उसके लिए डेली रूटीन बन गया। अब फिजिकल ट्रेनिंग के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी टूल्स। फेंस पे रेजर वायर लगे हुए थे, जिसको हाथों से क्रॉस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। डैनी ने किचन में काम करने वाले एक मेंटेनेंस कैदी से छुपके से डील कर ली। डील सिंपल थी, किचन का एक्स्ट्रा खाना, थोड़े बेनिफिट और बदले में एक छोटा स्ट्रॉन्ग वायर कटर। उसे जो वायर कटर मिले थे वो काफी छोटे थे, इसीलिए उनको छुपाना बहुत ही आसान था, लेकिन वो बहुत ही मजबूत थे और इतने मजबूत कि वो रेजर वायर को काट सके। डैनी ने उन कटर्स के हैंडल पर कॉपर पाइप लगाकर उन्हें और मजबूत बना दिया, ताकि रेजर वायर काटने पर प्रेशर बने और उसे एक्स्ट्रा मजबूती मिले। टेस्टिंग भी केयरफुली की गई। किचन के पीछे एक स्टोरेज केज था जहाँ आइस मशीन रखी हुई थी। वहाँ एक पुरानी वायर थी। डैनी ने किसी के देखे बिना कटर से वायर को काट दिया। कट बिल्कुल क्लीन आया। उसको कंफर्म हो गया कि ये टूल काम करेगा। कटर को वापस फ्रीजर में फ्रोजन मीट के बॉक्स के नीचे छुपा दिया गया। फिर उसने अपने शरीर और पुलिस के कुत्तों से बचने का उपाय निकाला। जेल के ब्लैंकेट की पट्टी स्ट्रिप काट कर अपने पैर और कमर के आसपास बांधने का प्लान बनाया, ताकि जब वो रेजर वायर पर चढ़े तो ब्लैंकेट वायर के इम्पैक्ट को ऑब्जर्व कर सके। लॉन्ड्री से कुछ सॉक्स चुराए, उनमें रेड चिली पाउडर भर दिया। उसका बिलीव था कि अगर कुत्तों ने उसे काटा तो ये मिर्ची उन कुत्तों की आंख और नाक में जाकर उन्हें इरिटेट करेगी और इससे डैनी को और ज्यादा टाइम मिल जाएगा भागने के लिए। एस्केप का रास्ता भी उसे बहुत अचानक से मिला। एक दिन चैपल में वो बैठा हुआ था। उसने फ्लोर पर पड़ी एक चर्च ब्राउचर उठा ली। ब्राउचर के बैक साइड पर यूनिट के आसपास का मैप प्रिंटेड था। इस मैप में रोड्स, लैंडमार्क्स, हॉस्टन के डायरेक्शन और पावर लाइंस तक मार्क्ड थी। ये मैप उसके प्लान का मिसिंग पीस था। अब उसको सिर्फ जेल से बाहर निकलने का ही नहीं, बल्कि बाहर जाने के बाद किस डायरेक्शन में भागना है वो भी क्लियर हो गया था। उसने मैप को बार बार स्टडी किया। फेंस क्रॉस करना, 5 मील सर्च पैरामीटर को जल्द से जल्द क्रॉस करना, हाईवे 288 तक पहुंचना और उसे क्रॉस करना, हाईवे के बाद नॉर्थ की साइड पावर लाइन फॉलो करते हुए हॉस्टन से दूर निकल जाना। अब डैनी ने अपने प्लान को शेयर किया हैरी डेकर के साथ। हैरी ऑलरेडी उसके साथ किचन में काम करता था। वो एजेड था, एक्सपीरियंस था और साथ ही साथ बड़ा पॉइंट, उसको डैनी पर ट्रस्ट था। डैनी ने डिटेल में पूरा प्लान बताया, फेंस कैसे काटनी है, कितना टाइम लगेगा, कहां से भागना है और क्या क्या रिस्क है। हैरी ने ये सब कुछ सुनने के बाद एकदम सिंपल तरीके से जवाब दिया, रिस्क तो बहुत बड़ा है, पर 80 साल की सजा के बाद वैसे भी फ्यूचर में कुछ ज्यादा बचेगा नहीं, एक चांस लेना बनता है। इसके बाद एक तीसरा बंदा प्लान में ऐड होता है, जेसन मेटाग्रोमी। जेसन बॉयलर रूम के आसपास काम करता था और उसको पता था कि जनरेटर कहाँ है, फ्यूल लाइन कहाँ है, बैकअप यूनिट कैसे काम करती है।
ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही जरूरी थी क्योंकि अगर जनरेटर बंद हो जाए तो यार्ड के ऊपर वाली लाइट्स भी ऑफ हो जाएंगी और कुछ टाइम के लिए टावर गार्ड्स की विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो यानी ब्लैकआउट एस्केप विंडो। तीनों ने मिलकर क्लियर सीक्वेंस बनाया, बॉयलर रूम में जाकर वहां का कंट्रोल लेना, मेन जनरेटर की फ्यूल लाइन लूज करना, बैकअप जनरेटर को डिसकंटिन्यू करना, जैसे ही लाइट्स बंद हो सायरन स्टार्ट होने, इसी क्योस में फेंस तक दौड़ लगानी है। पहली फेंस वायर कटर से काटनी है, दूसरी फेंस पर रेजर वायर के साथ चढ़ के बाहर गिरना है, उसके बाद फुल स्पीड में 5 मील पैरामीटर से बाहर निकलना है। ईयर 1994 के एंड तक ये प्लान पूरी तरह बना लिया गया था। टूल्स रेडी थे, ब्लैंकेट्स तैयार थे, अपने मोजों में मिर्ची भर दी गई थी और हर चीज को छुपा दिया गया था। कटर्स फ्रीजर में थे, फ्रोजन मीट के नीचे, ब्लैंकेट्स रोल करके हैंडल के स्टैक के पीछे, मोजे ऐसे जगह छुपाए गए जहां कोई भी ऑफिसर चेक नहीं करता। इनके सेल में ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा गया जो रैंडम सर्च में मिल सके। अब बचा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, टाइम और डेट। डैनी ने डिसाइड किया कि वो थैंक्स गिविंग वीकेंड का वेट करेगा। इस टाइम पर जनरली सीनियर स्टाफ ऑफ होते हैं, नाइट शिफ्ट पर लो रैंक और थके हुए गार्ड्स रहते हैं। लोग बस चाहते हैं कि रात शांति से निकले और सुबह जल्दी से शिफ्ट खत्म हो जाए। एस्केप से एक हफ्ता पहले डैनी ने और भी ऑब्जर्वेशन की। टावर गार्ड्स का रूटीन चेंज नहीं हुआ, हेड काउंट का सिस्टम सेम है या नहीं, किसी ने सिक्योरिटी टाइट की है या नहीं, गेट्स और लॉक का रास्ता किचन से यार्ड तक बिल्कुल क्लियर है या नहीं। जब उसने सब कुछ चेक कर लिया और कोई भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर्स नहीं दिखा तो उसने फाइनल डिसीजन ले लिया। 26 नवंबर 1994 सैटरडे नाइट रात 9:30 बजे। इससे पहले वाली 2 रात वो प्रॉपरली सो भी नहीं पाया। वो जानता था कि अगर इस रात प्लान फेल हुआ तो ऐसा मौका उसे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अगर किसी ऑफिसर को थोड़ा भी डाउट हो गया तो वो डायरेक्ट लॉकडाउन हो जाएगा, सेल सर्च होंगे, टूल्स मिल जाएंगे और फिर बात खत्म। फाइनली वो रात आ गई। टूल्स अपनी जगह पे छुपे हुए थे, रूटीन माइंड में सेट था, हर आदमी को अपना रोल पता था। इवनिंग हेड काउंट के टाइम डैनी नॉर्मली कैदी की तरह लाइन में खड़ा हो गया। उसका सर नीचे था, फेस पर कोई अनयूजुअल एक्सप्रेशन नहीं। वायर कटर्स उसने अपने जूतों के अंदर एंकल के आसपास टाइट कर बांध रखे थे ताकि मेटल डिटेक्ट ना हो और वॉकिंग में भी पकड़ा न जाए। ब्लैंकेट की स्ट्रिप्स उसने पहले ही अपने कपड़ों के नीचे और पैर और कमर के आसपास बांध रखी थी। बेल बजी, गेट्स ओपन हुए, इंटीमेट्स अपने अपने एरिया की तरफ मूव करने लगे। डैनी अलग डायरेक्शन में चला गया, मीटिंग स्पॉट की तरफ, जहां पहले से ही हैरी आ रहा था। जेसन अपोजिट विंग से आ रहा था। तीनों विदाउट बात किए मिल गए क्योंकि अब कोई एक्स्ट्रा वर्ड भी रिस्की था। एज एक्सपेक्टेड बॉयलर रूम का डोर खुला हुआ था। अंदर 2 इंटीमेट क्लर्क थे जो गैजेट्स चेक कर रहे थे। जेसन नॉर्मल एक्ट करते हुए अंदर गया जैसे वो डेली का काम करने आया हो। कुछ सेकंड बाद डैनी भी अंदर आ गया। उसने अपनी कमर से स्क्रू ड्राइवर निकाला और सीधे क्लर्क को बोला, जमीन पर बैठ जाओ, अभी और हल्का सा भी मूव मत करना। हैरी ने उनके हाथ क्लोथ स्ट्रिप से बांध दिए। ये टेक ओवर बहुत ही तेजी से हुआ, कोई अननेसेसरी नॉइस नहीं, कोई भी ड्रामा नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप था जनरेटर। जेसन मेन जनरेटर के पास गया और फ्यूल लाइन को लूज कर दिया। डैनी बैकअप यूनिट के पास गया और दूसरे को डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे ही ये दोनों काम हुए पूरे यार्ड की लाइट एकदम बंद हो गई। टावर गार्ड अब अंधेरे में थे, सिर्फ साइरेंस और अलार्म की आवाज सुनाई दे रही थी। रेडियो पर लोग चिल्ला रहे थे कि पावर आउट हो गई है, चेक करो। ये वही मोमेंट था जिसका इन तीनों ने इतने समय से वेट किया था। डैनी ने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। वायर कटर्स को उसने अपनी कमर में अटका लिया और सीधा पहली फेंस की तरफ दौड़ लगाई। फेंस के पास पहुंचकर वो घुटनों पे बैठा और रेजर वायर में कटर घुसा दिया। कॉपर हैंडल की वजह से उसको एक्स्ट्रा ग्रिप मिल रही थी। एक कट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जब तक एक ऐसी ओपनिंग नहीं बन गई जिसमें से एक आदमी क्रॉल करके निकल सके। उसने वायर को हाथ से ही साइड किया और नीचे से स्लिप करके बाहर निकल गया। उसके पीछे हैरी फिर जेसन भी निकल गए। अब सामने थी दूसरी फेंस, ज्यादा ऊंची, ऊपर से मल्टीपल लेयर्स में रेजर वायर से कवर्ड। इसको सिर्फ चढ़ के ही क्रॉस किया जा सकता था। डैनी ने लंबी सांस ली और फुल स्पीड से फेंस पर चढ़ने लगा। ब्लैंकेट स्ट्रिप्स रेजर वायर का इम्पैक्ट ऑब्जर्व कर रही थी, पर फिर भी वो कट होने का रिस्क ले रहा था। वो ऊपर पहुंचकर अपना वेट आगे शिफ्ट करके बाहर की साइड ग्राउंड पर गिर गया। उसका कोट फट गया, कपड़ा फट गया, लेकिन वो फेंस के उस पार लैंड हो चुका था। हैरी फेंस के बीच तक चढ़ गया था, लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसका कपड़ा रेजर वायर में लटक गया। वो लिटरली फेंस के ऊपर लटका हुआ था। इस मूवमेंट में टावर से वार्निंग के बिना फायरिंग शुरू हो गई। गोलियां उसके आसपास मिट्टी में लग रही थी। डैनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हैरी ऊपर अटका हुआ था और अगर वो वही रहता तो वो डायरेक्टली टारगेट बन जाता। डैनी फिर से वापस फेंस के पास गया, रिक्स लेकर उस पॉइंट तक पहुंच गया जहां हैरी लटका हुआ था। उसने हैरी का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से खींचा जब तक कपड़ा कंप्लीटली फटकर अलग नहीं हो गया। हैरी एक साइड जमीन पर गिर गया। वो चोटिल था लेकिन जिंदा था।
कभी कभी एस्केप में दूसरे को छोड़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ डैनी ने हैरी को नहीं छोड़ा, जिसके आसपास से और ज्यादा गोलियां गुजर रही थी, लेकिन वो कैसे भी रेजर वायर क्रॉस करके बाहर आ गया। अब तीनों किसी तरह फेंस के बाहर थे, लेकिन डेंजर अभी खत्म नहीं हुआ था, सिर्फ स्टेज चेंज हुआ था। अब ये ओपन फील्ड बन चुका था। इस पॉइंट पर जेल ने ऑफिशियली कंफर्म कर लिया था कि एस्केप इन प्रोग्रेस है। सायरन की आवाज बढ़ा दी गई, रेडियो पर ऑर्डर चिल्लाए जा रहे थे, गार्ड्स हर एग्जिट ब्लॉक करके आगे मूव कर रहे थे। डैनी को पता था कि अब ये गेम सेकंड्स और मिनट का है। उसको अपना रूल याद था, 30 मिनट 5 मील, वरना खेल खत्म। हैरी गिरने की वजह से लंगड़ा रहा था, उसकी स्पीड स्लो हो गई थी। जेसन भी फुल रनर टाइप नहीं था। डैनी के पास अब सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या सबको साथ लेकर स्लो भागे और सब पकड़े जाएं, या अपनी ट्रेनिंग फॉलो करे, फुल स्पीड पर अकेला भागे और कम से कम एक आदमी सरवाइव करे। उसने सेकंड ऑप्शन को चुना। वो फुल स्पीड से अंधेरे फील्ड में भागने लगा। जमीन फ्लैट थी, इसीलिए हर गोली का इफेक्ट और विजिबल लग रहा था। टावर से शॉट्स आते, कुछ गोली उसके पास मिट्टी में गिरती। डॉग्स की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। गाड़ियों के इंजन गरज रहे थे। सर्च लाइट स्लो जमीन पर स्वीप कर रही थी। डैनी ने सीधा पावर लाइन की डायरेक्शन कैच की, जो उसने मैप पे देखी थी। वो पीछे नहीं मुड़ा। उसने हैरी और जेसन के साइड में रुकने की कोशिश नहीं की। ये प्योर सर्वाइवल की रेस बन चुकी थी। 5 मील पैरामीटर क्विकली बनता जा रहा था। ऑफिसर्स आउटर रोड पर ब्लॉक लगा रहे थे। इंटरसेक्शन पर व्हीकल्स खड़ी हो रही थी। रेडियो पर पॉसिबल डायरेक्शन रिपोर्ट आने लगी। डैनी बस एक चीज पे फोकस कर रहा था, डिस्टेंस। थोड़ा टाइम भागने के बाद उसको दूर से हाईवे 288 की रोशनी दिखने लगी। ये वही हाईवे था जो मैप में था। हाईवे पर कार्स चल रही थी। अगर वो सिंपली खड़ा होकर क्रॉस करता तो हेडलाइट में उसका बॉडी क्लियर दिख जाता और कोई भी ऑफिसर या नॉर्मल ड्राइवर पुलिस को कॉल करता। इसीलिए डैनी ने ग्राउंड के बिल्कुल क्लोज होके घुटनों पर चलना शुरू किया। वो लिटरली जानवरों की तरह घास में चल रहा था, अपने पूरे बॉडी को हेडलाइट से बचाते हुए। जब रोड थोड़ी क्लियर दिखी तो वो घुटनों के बल चल के हाईवे को क्रॉस किया। दूर से अगर कोई देखता तो उसको लगता कि कोई जानवर रोड क्रॉस कर रहा है। कोई कार नहीं रुकी, कोई ऑफिसर ने उसको स्पॉट नहीं किया। जैसे ही डैनी हाईवे की दूसरी तरफ पहुंचकर फिर से खड़ा हुआ, उस पॉइंट पर 5 मील वाली डेथ लाइन ऑफिशियली पीछे छूट चुकी थी। जेल अभी भी टोटल कियोस में थी। डॉग्स, गार्ड्स, साइरेंस सब एक्टिव थे, लेकिन डैनी फिजिकली पैरामीटर के बाहर निकल चुका था। हैरी और जेसन इतना आगे नहीं जा पाए। अगले दिनों में सर्च टीम ने उन्हें पकड़ लिया। डैनी ही एक ऐसा आदमी था जो पूरी तरह जेल से सक्सेसफुली बाहर निकल चुका था। इस मूवमेंट से उसका लेबल सिर्फ प्रिजनर नहीं, ऑफिशियली भगौड़ा हो गया। हाईवे क्रॉस करने के बाद डैनी सिर्फ भागता रहा, जब तक जेल की लाइट्स दूर अंधेरे में छोटी सी लाइन ना बन गई। सुबह होने तक उसकी बॉडी थक चुकी थी, पैर दर्द कर रहे थे, पेट में कुछ नहीं था और उसके पास सिर्फ एक चीज थी, वो कपड़े जो उसने पहने हुए थे और एक वायर कटर। अगले दिन उसने अपना फर्स्ट सर्वाइवल स्टेप लिया। एक सुनसान रोड पर उसने एक बूढ़े आदमी को पिकअप ट्रक चलाते हुए देखा। जब ट्रक स्लो हुआ, डैनी ने सिग्नल दिया। जब ड्राइवर रुका, डैनी ने ऐसे एक्ट किया जैसे उसके हाथ में गन है, जबकि उसके पास रियल गन नहीं थी। उसने ड्राइवर को फोर्स किया कि वो ट्रक से उतर जाए और फिर उसका वॉलेट और ट्रक ले लिया। वो आदमी सड़क के साइड छोड़ दिया गया। वॉलेट में थोड़ा कैश था, ये पैसे कम थे, लेकिन एटलीस्ट डैनी को खाना और पेट्रोल और आगे बढ़ने का रास्ता भी मिल गया। अब उसको सरवाइव भी करना था और कानून से बचना भी था, इसीलिए उसने वापस वही काम किया जिसके लिए वो पहले अरेस्ट हुआ था, रॉबरी। उसने लोकल शॉप से एक बीबी गन ली जो देखने में रियल पिस्तौल जैसी लगती थी, लेकिन एक्चुअली प्लेट गन थी। वो एक ऐसी दुकान में गया जिससे वो ऑलरेडी पहले लूट चुका था। जब वो जेल के बाहर था, काउंटर पर खड़े क्लर्क के सामने उसने बीबी गन दिखाई और डिमांड की, सेफ बॉक्स खोलो, सारे पैसे बैग में डालो जल्दी। अलार्म बजने से पहले ही वो वहाँ से कैश लेकर निकल गया। ये प्लान काम कर गया। इस टाइप की फास्ट एंट्री, फास्ट डिमांड और फास्ट एस्केप को उसने मल्टीपल जगह रिपीट किया। डलास में काफी कन्वीनियंस स्टोर को लूटा और फिर आगे चलकर मेपीस में भी कुछ जगह लूट मचाई। हर जगह पैटर्न सेम था। उसके पास एक मास्क था, एक नकली बंदूक, वो कम शब्द बोलता था और कोई ड्रामा नहीं करता था, सिर्फ कैश लेकर वहां से निकल जाता था। रॉबरी से आए हुए पैसे उसके लिए मोबिलिटी का फ्यूल बन गया। वो नए कपड़े खरीदता, चीप मोटेल रूम्स में रुकता और लोकेशन चेंज करता रहता। मेम्फिस में उसने कैश का यूज बार्स और कसिनोस में भी किया। वो वहाँ नाइट लाइफ एंजॉय करता और कुछ टाइम के लिए ऐसे बिहेव करता जैसे उसका कोई पास्ट ही नहीं है, जैसे वो कोई नॉर्मल रिच आदमी हो। लेकिन जितनी रॉबरीज बढ़ती गई उतना ही पुलिस का अटेंशन भी बढ़ता गया। टेक्सास में कन्वीनियंस स्टोर्स लेट नाइट रॉबरीज रिपोर्ट करने लगे। विटनेसेस ने बताया
कि एक आदमी काले कपड़े पहनकर आता है, फेस पार्टिशली कवर्ड रहता है और बहुत कम वर्ड यूज करता है। सीसीटीवी कैमरास क्वालिटी कम थी, लेकिन जितनी भी फुटेज मिली उसमें आदमी की हाइट, बॉडी बिल्ड और बॉडी लैंग्वेज डेनिस से मैच करने लगी। इन्वेस्टिगेटर्स ने इन रॉबरी का पैटर्न डैनी के प्रीवियस क्राइम से कंपेयर किया। उन्हें लगने लगा कि जो आदमी टेक्सास की डार्लिंगटन जेल से भागा था, शायद वो फिर से रॉबरीज कर रहा है। एक और इम्पोर्टेंट क्लू मिला चोरी हुई कार से। एक स्टोलन कार डिलास के बाहर छोड़ी गई और दूसरी कार टेनेसी में रिकवर हुई। दूसरी कार में जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो डैनी वेन्स होप के प्रिजन रिकॉर्ड से मैच हो गए। यहाँ से इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो गया कि डैनी टेक्सास से निकलकर ईस्ट की तरफ जा रहा है और मेफिस के आसपास एक्टिव है। अब उसको ढूंढने के लिए लोकल पुलिस प्लस स्टेट इन्वेस्टिगेटर्स प्लस यूएस मार्शल सब साथ आने लगे। होटल्स, रेंटल एजेंसीज, पॉन शॉप्स, सब जगह उसके क्लूज ढूंढे जा रहे थे। डेनिस फिजिकल लेवल पर भाग रहा था, लेकिन उसका मूवमेंट एक लाइन की तरह उन लोगों को दिख रहा था जो मैप पर उसके फिंगरप्रिंट्स जोड़ रहे थे। ब्रेक थ्रू एक फोन कॉल से आया। डेनिस डेलास में एक वुमेन के कांटेक्ट में था। वो उसको टाइम टाइम पर कॉल करता था। इन्वेस्टिगेटर्स ने उस वुमेन को ट्रैक किया और इवेंचुअली वो कॉर्पोरेट करने के लिए रेडी हो गई। उन्होंने उससे बोला, डैनी को कॉल करने के लिए बोलो, देखते हैं वो कहाँ से कॉल बैक करता है। डेनिस ने मेम्फिस से कॉल बैक किया। यहाँ उससे एक बड़ी गलती हो गई। उसने कॉल पर बताया कि वो एक क्लब में बैठा है जिसका नाम है डेनिम एंड डायमंड्स। उसने ये भी बताया कि वो एक काउबॉय हैट, जीन्स, बूट और वेस्टर्न शर्ट पहने हुआ है और क्लब के बाहर जैगवार कार लेकर आया है। यही उसने अपनी लोकेशन, अपीयरेंस और व्हीकल तीनों डिटेल्स एक ही कॉल में दे दी। यूएस मार्शल्स ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने क्लब के बाहर खड़ी जैगवार को लोकेट किया, उसके टायर्स पंचर कर दिए ताकि अगर डैनी को कुछ डाउट भी हो तो वो वहां से गाड़ी लेकर भाग ना सके। फिर उन्होंने लोकल पुलिस के साथ मिलकर क्लब को सराउंड किया और अंदर जाने की प्लानिंग की। अंदर क्लब में लाउड म्यूजिक, बड़ी क्राउड, लाइट, सब कुछ नॉर्मल नाइट लाइफ जैसा था। ये एनवायरनमेंट डेनिस के लिए शील्ड था और ऑफिसर के लिए कवर। पुलिस ऑफिसर ने मिक्स होते हुए स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ आ रहे थे। जब वो डेनिस के बिल्कुल पास आ गए तब उन्होंने कमांड किया, फेडरल मार्शल डोंट मूव। डेनिस ने थोड़ा रेसिस्ट करने की कोशिश की, एस्केप होने को ट्राई किया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उसे फ्लोर पर गिराकर हैंडकफ कर दिया गया। लगभग 90 दिन भागने के बाद उसे फाइनली पकड़ लिया गया था। डेनिस को मेफिस में अरेस्ट करने के बाद यूएस मार्शल्स ने टाइम वेस्ट नहीं किया। उसे हैवी सिक्योरिटी के साथ वापस टेक्सास भेज दिया गया। इस बार कोई नॉर्मल सेल नहीं, नॉर्मल पॉपुलेशन का चांस नहीं। जेल ने उसके रिकॉर्ड पर क्लियर लेबल लगा दिया, हाई एस्केप रिस्क, हाई डेंजर। इसीलिए उसको सीधा डाल दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव सेग्रीगेशन यानी सॉलिडेटरी कन्फाइनमेंट, जहां स्टेट के सबसे डेंजरस कैदियों को रखा जाता है। उसकी नई दुनिया सिर्फ 6 बाई 10 फीट के एक कॉन्क्रीट सेल में थी। एक छोटा सा बेड, एक स्टील टॉयलेट और एक सॉलिड मेटल डोर, जिसमें सिर्फ एक पतली सी फूड स्लॉट थी जिससे उसको ट्रे स्लाइड करके दी जाती थी। लाइट्स 24 घंटे ऑन रहती थी, कभी पूरा अंधेरा नहीं। रोज उसको सिर्फ 1 घंटा बाहर आने का टाइम मिलता, वो भी एक छोटे से केज जैसे यार्ड में। फुल आइसोलेशन। जेल के अंदर मूव करने के टाइम उसको हथकड़ी, कमर में चैन, पैरों में हथकड़ी और साथ में आर्म्ड गार्ड्स इस तरह से एस्कॉर्ट किया जाता था। हर कन्वर्सेशन कंट्रोल में, हर प्रिविलेज लिमिटेड। ऑफिशियल रीजन था सिक्योरिटी। उनका कहना था कि जो आदमी इतने डेंजरस तरीके से भागा हो और 90 दिन तक स्टेट्स में रॉबरी करता रहा हो, उसको फिर से नॉर्मल पॉपुलेशन में रखना पूरे सिस्टम के लिए रिस्की होगा। स्टार्टिंग में ये सब एक टेम्पररी सेफ्टी मेजर बोला गया था, लेकिन धीरे धीरे ये टेम्पररी चीज परमानेंट बन गई। दिन महीने बने, महीने साल बने और साल डेकेड्स बन गए। 2000 के मिडल तक डेनिस 10 साल से ज्यादा टाइम लगातार सॉलिटरी में बिता चुका था। 2017 तक वो 23 साल से भी ज्यादा टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीटली आइसोलेशन में रह चुका था। ये ड्यूरेशन टेक्सास के हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट केस में से एक बन गया। बहुत सालों तक ये सिर्फ एक कैदी की पर्सनल ट्रेजेडी थी, लेकिन डेनिस ने डिसाइड किया कि वो इसको लीगल फाइट बनाएगा। अपने सेल के अंदर बैठकर उसी छोटी जगह में उसने लीगल डॉक्यूमेंट्स लिखना शुरू किया। उसने आर्ग्यू किया कि इतने लंबे टाइम तक एक आदमी को आइसोलेशन में रखना 8th अमेंडमेंट के खिलाफ है, जो क्रूअल और अनयूजुअल पनिशमेंट को बैन करता है, और बिना पावर रिव्यू, बिना क्लियर प्रोसेस के सेम कंडीशन में रखना 14th अमेंडमेंट के ड्यू प्रोसेस के खिलाफ है। इस केस ने धीरे धीरे अटेंशन खींचना स्टार्ट किया। एक्सपर्ट्स ने बताया कि लॉन्ग टर्म सॉलिडेटरी कन्फाइनमेंट का ह्यूमन माइंड पर बहुत बुरा इफेक्ट होता है। डिप्रेशन, हेलुसिनेशन,
एक्सट्रीम एंजाइटी और कुछ केस में परमानेंट डैमेज। डेनिस का केस फेडरल कोर्ट तक गया। 2022 में यूएस 5th सर्किट कोर्ट ऑफ अपील ने उसके क्लेम को फुल्ली रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने माना कि इतने लंबे टाइम तक आइसोलेशन इतना सीरियस मैटर है कि केस को आगे सुनना चाहिए। यही एक छोटा सा लीगल विक्ट्री पॉइंट डेनिस को मिला। 2023 में केस यूएस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने फुल केस सुनने से मना कर दिया, लेकिन ये फैक्ट कि डैनी का नाम अमेरिका की हाईएस्ट कोर्ट के रिकॉर्ड में गया, ये भी एक इंसिडेंट था कि उसकी आवाज इतनी छोटी नहीं है। एडवोकेट ग्रुप्स ने डेनिस की सिचुएशन का यूज करके यूएस में सॉलिडेटरी कन्फाइनमेंट सिस्टम पर क्वेश्चंस उठाना स्टार्ट किया। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि कैसे एक आदमी को डेकेड्स तक बिना किसी आजादी के एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। आज भी डेनिस वेन होप एक छोटे से सेल में बंद है, जिसका साइज मुश्किल से एक पार्किंग स्पॉट से थोड़ा बड़ा है। हो सकता है वो कभी नॉर्मल जिंदगी ना देखे, कभी खुले आसमान के नीचे आजादी से चल ना सके, लेकिन उसकी कहानी ने अमेरिका के प्रिजन सिस्टम को अपने आप पर सवाल करने पर मजबूर किया है। तो ये थी कहानी डैनी वेन होप की, एक ऐसे कैदी की जो टेक्सास की सबसे डेंजरस जेल से भागा, 3 महीनों तक सिस्टम को चकमा दिया और फिर पकड़ा गया, और फिर अगले 20 साल एक छोटी सी सेल में अकेले जिंदगी काटने पर मजबूर हो गया। इस कहानी में एक तरफ डेयरिंग एस्केप है और दूसरी तरफ एक ऐसा सिस्टम है जो इंसान को सजा देते देते उसकी जिंदगी खत्म कर देता है। अगर आपको ये डिटेल रियल लाइफ कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आपका सपोर्ट ही क्राइम स्टूडियोज को मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसी ही और असली कहानियां लाते रहें। मैं मिलता हूं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।